अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बहुत से मामलात पर हम बहस करेंगे। सबसे पहला नुक्ता, नवाज शरीफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर इस टाइम मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी क़यादत को तलब कर लिया है। फौरी तलब किया गया है। क्या इसमें से अहम मामलात होंगे उस पर जिक्र करेंगे। इसके अलावा इद्दत में निकाह का केस बरी कर दिया अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, लेकिन एक और केस में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। और शेर अफजल मरवत पार्टी में क्या एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, क्या होगा, इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले मरी में क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून ने क्या रिस्पॉन्ड करना है और बतौर एक सियासी जमात मुस्लिम लीग नून का क्या रद्दमल होगा, वो आज वहाँ नवाज शरीफ के तहत तय होगा कि उन्होंने अदलिया के साथ महाजराई में कहाँ तक जाना है। क्या पार्लियामेंट से ये महाजराई होगी या बतौर सियासी जमात वो ये महाजराई करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा होगा, क्या कोई मार्च होगा, क्या इस पर एहतजाज के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो नवाज शरीफ के साथ बैठकर एक पार्टी पॉलिसी उस पर तय हो रही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई, मेरा मतलब है कि कोई हुकूमत छोड़ने की बात है या कुछ इस्तीफा देने की बात है। मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और उसका अगला रोड मैप इस वक्त मरी में तय हो रहा है नवाज शरीफ के साथ कि वो अगला रोड मैप क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, मरकज़ में क्या। दो हुकूमतें हैं मुस्लिम लीग नून के पास, पंजाब और मरकज़ की, और इन दो हुकूमतों का रद्द अमल इस पर क्या होगा। पंजाब में 27 सीटें वापस मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल में इस सारे पर बात होगी। और पीर को कौमी असम्बली का इजलास भी है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर स्पीच कर सकते हैं इसके ऊपर और बाकी लोग बात कर सकते हैं और करारदाद भी वहाँ आ सकती है इस फैसले के हवाले से। इसको मुस्तरद हमने पहले भी माजी में देखा कि जब वो एक 4-2 4-3 एक फैसला हम ख्याल बेंच और उस सारे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तनाज़ा शुरू हुआ था, तो हमने कौमी असम्बली से करारदादें उस फैसले के खिलाफ देखी थी। चाहे वो उन करारदादों पर उमरता बंदियाल साहब ने कोई एक्ट नहीं किया था, उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया था। फिर हमने पंजाब पर में इंतखाबात की जो डेट 14 मई की दी उसके ऊपर भी देखा। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर फजल रहमान और मरियम नवाज का जलसा भी देखा था हमने गेट के ऊपर, तो एहतजाज भी देखा था, हालांकि उनकी अपनी हुकूमत थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में रिएक्ट करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं और वो ऑप्शंस वे किए जा रहे हैं कि किस हद तक महाजराई को बढ़ाना है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब खुश हैं इस टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से? ये बात भी कहीं ना कहीं ज़ेर बहस रहेगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि IMF का मुआहदा हो गया है और जो अभी तो हुकूमत को बहुत 150 दिन हुए हैं और उनका ख्याल है कि अगर एक साल में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए तो दूसरे साल में रिलीफ दिया भी जा सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये 130-32 दिन की हुकूमत के नतीजे में नवाज शरीफ कोई फैसला कर लेंगे कि हुकूमत रखनी है या नहीं रखनी है। वो इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं कि उनको पता है कि 130-32 दिन में कुछ नहीं हो सकता, सहमति तय हो सकती है। ये वो मुझे उस तरफ मैं नहीं सोचता कि मुस्लिम लीग नून में अभी कोई बहस भी होगी। अच्छा, अभी क्योंकि मुश्किलात तो मुस्लिम लीग नून के लिए अब खड़ी हैं आने वाले वक्त में। ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, जरदारी साहब भी टफ टाइम दे रहे हैं, मईशत मेरा नहीं तलवार लटक रही है। देखें, जरदारी साहब के बहुत स्टेक्स हैं, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट नून लीग के वोटों पे खड़ी है। आप बात समझें, अगर वो मरकज़ की हुकूमत छोड़ते हैं तो नून लीग के पास पंजाब की हुकूमत तो रहेगी, लेकिन मरकज़ की हुकूमत फिर बनेगी किसकी? क्या कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा हो जाएंगे? और क्या कौमी असम्बली के दोबारा इंतखाबात का नून लीग को फ़ायदा नहीं कि उनकी पंजाब में हुकूमत होगी? आज़ाद उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। नहीं, मेरा किसी तरीके उनको पार्टी मुझे इस वक्त कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए, आप नहीं समझती कि जितना मोमेंटम इस वक्त पीटीआई को मिल गया है, कोई नहीं आप सोचेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीबर्थ है पीटीआई की। आईनी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक नया जन्म दिया है, मुर्दे को जिंदा किया है। बेशक, ठीक है ना, एक मुर्दा सियासी जमात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जिंदा किया है। इस मौके पे मेरे ख्याल में इन 80-82 में से कोई पीटीआई को छोड़ दे, ऐसा हो नहीं मुझे मुश्किल नजर आता है कुछ आगे चल के हो। ये ज़रूर है कि जैसे शेर अफजल मरवत हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन क्या वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे? मुझे नहीं लगता उनके साथ कोई MNAs होंगे। हाँ, क्योंकि पार्टी के अंदर उनकी इतनी मुखालफत है और उन्होंने खुद कहा कि वो लोग भी मेरे मुखालिफ हैं जिनके साथ तेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़े अच्छे इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपका ख्याल है शंदाना गुलजार शहरियार अफरीदी शेर अफजल मरवत के फॉरवर्ड ब्लॉक में चले जाएंगे? लोग पीटीआई में नाराज जरूर है, लेकिन लीडर एक ही है।
जिसकी लेकिन आवाज वो पर नाराजगी अभी मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में नजर नहीं आ रही सही कि उसके नतीजे में जो लोग कह रहे हैं ना कि 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। कुछ दोस्तों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि जो 41 MNAs ने PTI में शमूलियत करनी है वो गायब होना शुरू हो गए हैं। हाँ जी। आपकी बात, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो गायब होना शुरू हो गए, जोड़ तोड़ अब शुरू हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है एक कानूनी और आईनी लड़ाई आगे जरूर होगी। इलेक्शन कमीशन इनको मानेगा कि नहीं मानेगा, केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दबाव बढ़ाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के 8 जज मॉनिटरिंग जज, मतलब मुख्तलिफ लड़ाई तो आगे अदालती हो सकती है, सियासी लड़ाई हो सकती है, पर मुझे अभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। शेर अफजल मरवत मुझे तन्हा ही नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई 10 MNAs भी होंगे जो इकट्ठे हो जाएंगे और वो करेंगे। कोशिश वो कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। वो कोशिश करें तो इस्लामाबाद आ जाए, मुल्क से बाहर बैठ के तो कोशिश नहीं हो सकती। नाराज हैं, ये स्टेटमेंट सुन के नाराज हैं, पार्टी भी उनसे पार्टी भी रुकनीयत उनसे मुअत्तल हो गई, मुतलत हो गई है। लेकिन आप देखें ना, बाजोड़ में PTI इलेक्शन हारी है, ज़िमनी 4थे नंबर पे है जी, और ANP जीती है। तो कहीं ना कहीं KP में PTI के ग्राफ के गिरने की भी बात हो रही है कि ये दूसरा ज़िमनी इंतखाब है KP का जो PTI हारी है। तो गंडापुर के नीचे आप ज़िमनी इंतखाब हारते जा रहे हैं, पंजाब में ज़िमनी इंतखाब हारते जा रहे हैं। तो 8 फरवरी के बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं वो आप हारे हैं, और आप इस पोजीशन में भी नहीं है कि आप 45-47 की लड़ाई कर लें। मतलब कि बाजोड़ में अब आप ये तो नहीं कह रहे हम 45 से जीते हैं, 47 से। जो उससे बाद ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं आप उनमें भी 45-47 की लड़ाई नहीं डाल रहे, नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात तो आप ठीक हारे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो मंजरनामा है, कोई ऐसा नहीं है कि हुकूमतें गिर रही हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि इसके नतीजे में कोई सियासी बहरान आ गया। हुकूमत संभाल लेगी, हुकूमत संभाल लेगी। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट को ब्रेक लगाने की जरूरत है, उनका ख्याल है। अदालतें तो फिलहाल रिलीफ दे रही हैं। इद्दत में निकाह का केस हमारे सामने है, और सियासी मुखालिफिन भी अब इस केस पर तनकीद कर रहे हैं, और फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इद्दत निकाह केस शर्मनाक मुकदमा था, जाती जिंदगी को सियासत बनाए, ये मुनासिब नहीं है। तो ये तो पता है ना, इससे तो इंटरनेशनल लेवल पर की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बाकी भी उनकी बातें आपकी तायद शुरू करते हैं। जब वो बाकी सब कुछ कहते हैं उसके भी तायद शुरू करते हैं। इस केस को लेकर देखिए मेरी बात सुने, मैं कोई इस केस पर मैंने कभी ज्यादा कमेंट नहीं किया है, और मैं समझता हूँ, लेकिन हमने इस मुल्क में शादी और तलाक के कवानीन बनाए हुए हैं, वरना अगर ये ज़ाती ज़िंदगी हो और ये निजी ज़िंदगी हो तो इसके लिए कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहें कि ये लोगों का ज़ाती मामला है, आप इस पर कानून साजी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा मतलब है कि क्यों शादी के कवानीन है, तलाक के कवानीन है, उनकी सजाएं क्यों रखी गई हैं। तो मैं कोई ऐसा नहीं समझता करप्शन के केसेस में आपको जेल के अंदर डाला जाए, ये तो समझ में आता है स्टेट की रजामंदी। अगर कोई इस केस में आपको जेल में डाल के अपनी केस को प्रोलॉन्ग किया जाए तो नहीं समझ में आता। अगर एक मर्द अपनी बीवी, पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करे, ये खाबर मानिका साहब तो खामोश थे ना शादी के टाइम पे, तब शोर मचाते जब शादी हो रही थी, निकाह हो रहा था। मैं एग्री करता हूँ, हाँ। लेकिन वो खवातीन भी तो हरासमेंट का केस कई साल बाद कर सकती हैं, तो खाबर मानिका को हरासमेंट का केस कई साल बाद करने की इजाजत, जो आजकल ट्रेंड चल भी रहा है। तो इस आजकल पुराना ट्रेंड है कि कई वो कहते हैं कि जितनी मर्जी अरसे बाद सच बोला जाए, सच तो सच होता है ना। तो लेकिन मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, तो लेकिन वो बरी हो गए हैं, बरी हो गया। लेकिन दूसरे केसेस की तलवार लटक गई, 9 मई के केसेस, गिरफ्तारी, रिहाई नहीं भी कह रहे हैं, अब रिहाई नहीं हो सकती। देखिए वो साइफर में बरी हो गए, नैब की टीम पहुंच गई, फिर से डाला जेल। मतलब आज ही पहुंचना था नैब की टीम ने, कल भी जा सकती थी। देखिए हम सबको पता था बरी हो रहे हैं, हम सबको पता था बरी हो रहे हैं। ये कोई बात है कि हमें नहीं पता था बरी हो रहे हैं? आज चले घर जा लेने देते, कल दोबारा जाते और गिरफ्तारी नहीं तो एक दिन पहले ही सारी गिरफ्तारियां डाल लेते हैं। मतलब खुद इसको मशकूक कर रहे हैं ना इन केसेस। नहीं मेरा ख्याल है हम जरा पेशेंस का टेस्ट कर रहे हैं। मतलब बनता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी, रियासत एक माँ है, अब माँ इस तरह के काम करेगी तो आपको नहीं लगता माँ का काम है बच्चों को राह रास्त फैलाना, बच्चे गलत हरकतें करें तो बच्चों को सजा देना भी माँ का काम है। ऐसे नहीं देखे ना, 9 मई के मुकदमात के हवाले से मेरी एक राय है कि इन पे बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं इनमें रियायत का कोई इतना काक नहीं हूँ। और फिर मेरी ये भी राय है कि जब आप ये कहते थे कि इमरान खान को तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो माली मराहत से मुबर्रा हैं, तो उनको घड़ियों की क्या जरूरत थी ये बेचने की, करने की? कुछ और नहीं मिला घड़ियों के अलावा? नहीं, पर उनको जरूरत ही क्या थी? देखिए हाँ मेरी बात सुने, एक आदमी की पॉलिटिकल लेगेसी ये है कि उसको उसका माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं,
वो एक बियॉन्ड इसकी चीज़ है, उसका स्टेचर ये है। तो वो घड़ियां बेचते पकड़ा जाए तो बुरी बात है। अगर तो उन्होंने ये घड़ियां शौकत खानम को डोनेट कर दी होती, को ऑर्फन हाउस को दे दी होती, या सरकारी खजाने में पाकिस्तान का कर्जा उतारने पे लगा दी होती। बेगम की ख्वाहिश थी कि घड़ियां बेच देनी चाहिए। नहीं, उनकी ख्वाहिश पे उन्हें अपनी बेगम को बताना चाहिए था कि ये सरकारी खजाने में जमा करा के पाकिस्तान का कर्जा उतारेंगे। उन्हें बताना चाहिए था कि ये हम यतीम बच्चों की भलाई पे लगाएंगे, ये हम शौकत नहीं समझा सकी ना। वो फरा गोगी के साथ भी उनके करप्शन के मामलात हैं, लेकिन अभी उनकी आपका ख्याल है ज्यादा कसूर बुशरा बीबी का है, इमरान खान का कम कसूर है? ये ज्यादातर लोग जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो यही समझते हैं कि वो इतने मासूम है कि उन्हें कोई ना कोई, कभी अलीम खान ने बहका लिया, कभी जहांगीर तरीन ने बहका लिया, कभी शहबाज गिल ने बहका लिया, कभी शहजाद अकबर ने बहका लिया। हमारे सामने ऑडियोज हैं जो कि ऑडियोज लीक हुई, बुशरा बीबी की थी, वो घड़ियां बेचना चाह रही थी, बहरहाल रिहाई नहीं हुई है। देखें ना, आप बात ये समझें, अब रिहाई की तो एक ही शक्ल है कि सुप्रीम कोर्ट बैक जुम्बिश कलम तमाम मुकदमात में इकट्ठी जमानत ले ले। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। एक और सूरत भी है, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन पे तहरीक इंसाफ को सीटें मिल सकती हैं तो फिर ब्लैंकेट बेल क्यों नहीं हो सकती? एक और सूरत भी है क्या कि इमरान खान डील कर लें, जो वो किसी सूरत करेंगे बेल हो जाए। डील तब होती जब दूसरी साइड डील करने के लिए तैयार होती। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट नहीं तैयार, लेकिन डील एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते तो लोगों ने कराने की कोशिश की है ना। ये देखें, फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एपीसी में आने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, उन्होंने एपीसी नहीं बुलाई। आप बात समझ, ये हुकूमत को डर है क्या है? नहीं, साथ बैठना ही नहीं चाहता। आप बात समझे, डील तो तब हो जब एक साइड आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हो तो दूसरी को मनाना हो। ये अब इसीलिए तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ हटदर्मी। ये इसीलिए मरी में इतनी बड़ी बैठक तो नहीं बुलाई गई कि परेशानी मरी की जो बैठक है वो लड़ाई के लिए है, सुलह के लिए नहीं है कि ये क्या हो रहा है, अदलिया से इंसाफ मिल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट अगर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे ऑपोजिशन को, पीटीआई को, तो फिर कहाँ जाएगी हुकूमत? लेने के तो देना पड़ जाएगा। ये बच्चों का खेल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दे तो मुस्लिम लीग नून की लॉटरी निकल आएगी। अच्छा, हाँ, हुकूमत वो तो वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जान नहीं छुट रही। मतलब आप मेरी बात समझिए, ये हुकूमत तो उन्होंने उनके गले में डाली गई है ना। उन्होंने दोबारा इलेक्शन का कह दिया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा इस इलेक्शन को तो हम मानते ही नहीं। इमरान खान साहब की ये बात आसिम मुनीर साहब ने माननी है ना। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट कराए दोबारा, करा ले, फिर किसी ने रोका। मेरे ख्याल है मरी की जो बैठक है उसमें भी लड़ाई का माहौल है। अच्छा, उसमें भी कुछ सुलह का माहौल नहीं है। अगर आपका ख्याल है तो फिर ऐसे ही सही, फिर लड़ाई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़रा की देख रहे हैं ना, आप देख लें, ख्वाजा आसिफ का स्टांस देख लें, आप और लोगों का स्टांस देख लें, लॉ मिनिस्टर का देख लें, अता तारड़ का देख लें, आज उस्मा बुखारी साहबा ने जो अतर मनीला साहब को लिया है, हम थर्ड सेगमेंट आड़े हाथों लिया है, तो फिर मेरा मतलब है कि वो एक पार्टी लाइन तो हमें नजर आती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो है वो स्लो चल रही है। पीपल्स पार्टी इज हैविंग नहीं, कल शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसले के खिलाफ, एमक्यूएम से मुस्तफा कमाल साहब ने भी की फैसले के खिलाफ, आज नासिर शाह साहब ने की, लेकिन वो स्लो एक है, ठंडा मतलब वो शहीदों में नाम भी लिखा रहे हैं कि देखें जी हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुखालफत की है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे मुस्लिम लीग नून 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो एक कर रही है। आप मेरी बात सुन, ज्यादा जिम्मेदारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिलावल ने कोई कमेंट नहीं किया, आप मेरी बात समझे, खुर्शीद शाह ने नहीं किया और जो उनके और लीडर्स हैं उन्होंने नहीं किया, बशरजील इनाम मेमन और नासिर शाह साहब, उधर भी मुस्तफा कमाल ने एक किया और फिर बात खत्म है। तो इसलिए जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो शहीदों में नाम तो लिखा रही हैं कि हम साथ खड़े हैं और फैसले पे तनकीद कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा कि वो लड़ाई को फ्रंट फुट पे लड़ने के लिए साथ तैयार हैं। बस साथ खड़ी हैं, जो जितना आप लड़ेंगे उतना वो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से 4 करेंगे वो 1 कर देंगी, आप करारदाद लाएंगे वो वोट डाल देंगी, आप कोई कानून साजी करना चाहेंगे वो उसमें वोट डाल देंगी, लेकिन लीड फ्रॉम द फ्रंट पीएमएलएन को करना पड़ेगा, इसलिए मरी में बैठक हो रही है। लेकिन आप ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब की आज 9 मई के मुकदमात जो पिंडी के हैं उनमें भी गिरफ्तारी हो गई, नैब के एक और केस में भी गिरफ्तारी हो गई, लाहौर के जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें उनकी जमानत पहले मुस्तरद हो चुकी है और उस पर जज का बड़ा मजबूत फैसला भी आया है कि 7 मई को एक मीटिंग हुई है। वो मीटिंग का 9 मई पिंडी वालों में पहले से प्लानिंग की गई, पहले से प्लानिंग की गई। तो फिर जो लोग इमरान खान की रिहाई की बात कर रहे थे या कम से कम बुशरा बीबी की रिहाई की बात कर रहे थे, वो खबरें दम तोड़ गई। मुझे लगता है कि कम से कम मेरा भी जाती ख्याल था कि बुशरा बीबी की हद तक शायद रिहाई, आज उनकी रिहाई हो जाएगी और
हो सकता है कि इमरान खान साहब को जेल में मजीद रखा जाए। आपका ख्याल है बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे? आपने भी इससे पहले मेरा अंदाजा था, लेकिन अब लग नहीं रहा कि बुशरा बीबी की भी रिहाई होगी। मुझे लग रहा है कि रियासत का उस हवाले से भी जो मौक़िफ़ है काफ़ी सख्त है, लिहाजा आप जब डील की बात करती हैं तो कम से कम बुशरा बीबी की तो रिहाई होनी चाहिए थी ना। मतलब जब लड़ाई हो रही होती है तो सबसे पहले ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाता है ना। तो आप मेरी बात सुनिए, तो आप समझते हैं सीज़ फायर होना शुरू हो गया है, चीज़ें नॉर्मलाइज होनी शुरू। ख़वातीन बड़े अरसे से जेल में है तहरीक इंसाफ की, जो मुकदमात में मुलव्वस है, सारी नहीं। हाँ, सारी नहीं, जो मुकदमात में मुलव्वस है, मतलब सारी नहीं। अभी भी 9 मई के मुकदमात में जेल के अंदर जो 9 मई के मुकदमात में हैं वो अंदर हैं। और एक बुशरा, देखिए ना, अलीमा खान नहीं है, इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन जो MNAs हैं, और अब तो खैर PTI की बहुत ख़वातीन और आगे आ जाएंगी जो स्पेशल सीट्स पे आएंगी। तो नाम नए डलने के लिए बड़ी लॉबिंग शुरू हो गई है, सब अपने अपने नाम डलवाना चाहते हैं। अब तो नई लिस्ट है और इसमें भी लड़ाई हो जाएगी, इसमें भी खींचातानी होगी क्योंकि हाँ, हर दो मेरे कोई दो तेरे, दो मेरे दो तेरे, दो मेरे दो तेरे, ख्वाहिशमंद है ना। तो कमल शोजब अपने कुर्रा किसके नाम निकलेगा, कुर्रा किसके नाम निकलेगा, अब असल लड़ाई तो यहाँ है कि क्या अब यास्मीन राशिद को नॉमिनेट किया जाएगा दोबारा, क्या उनके कागज़ एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्या और जो 9 मई में ख़वातीन जो हैं मुलव्वस रही हैं उनको दोबारा लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। कहा ये जा रहा है, डाला जा रहा है, उनको भी डाला जा रहा है। सनम जावेद और वो रिहाई होने के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा गया, लेकिन क्या जो अब मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में उनके नाम आ रहे हैं दोबारा। ये थोड़ा आप कहना मुश्किल है कि जब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है तो फिर ऑब्वियसली सीट्स को इस तरह पर वो सजा याफ्ता तो नहीं है ना। नहीं है, हो सकता है कि अब सजा याफ्ता तो नहीं है, वो भी नाहल तो नहीं है, कहा यह जा रहा उनके कागज तो मुस्तरद नहीं हो सकते, सेनेटर हो सकता है कि उस सीट के लिए। तो इसलिए, लेकिन बहरहाल सनम जावेद को जेल से रिहा होते ही एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर से सनम जावेद को इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हो सकती है बरी होने के बावजूद, 9 मई के केसेस और बहुत सारे मुकदमात हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन, एक दिन सुप्रीम कोर्ट से और एक दिन ये इद्दत में बरियत के बावजूद उनके मसाइल कम नहीं हुए, और रियासत से जो लड़ाई है किस हद तक महाजराई है इस टाइम अपोजिशन की और इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट की महाजराई है, और हुकूमत उसमें अदलिया अपोजिशन के साथ है। देखें ग्रुपिंग, एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात एक तरफ है, अदलिया और PTI कहते हैं एक तरफ है। तो बड़ा बराबर बैलेंस कॉन्टेस्ट है। और देखना यही है कि अब कुर्रा किसके नाम निकलता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसमें तमाम तर सूरत हाल में अगर सिर्फ जरदारी साहब को देखा जाए ना, वो इस आप देखें, मुझे उनसे कोई तवक्को नहीं है। हाँ, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आने वाले प्रोग्राम्स में देखेंगे। फिलहाल ब्रेक पर जाना है मुझे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे IMF के हवाले से। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब ने। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पा चुका है। अब सूरत हाल आने वाले टाइम में हमें मज़ीद सख्त ही नज़र आ रही है, क्योंकि टैक्सेस जनरेट किए जाएंगे। पहले ही मईशत का कुछ बहुत अच्छा हाल नहीं है, किस तरह से कंट्रोल कर पाएगी ये गवर्नमेंट? देखिए, IMF के साथ पिछले कोई 74 सालों में 24 एग्रीमेंट हम कर चुके हैं। ये आलमी मालियाती इदारे हैं, ये अपने आर्टिकल्स एंड एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं। जो मैंडेट IMF का है वो है आलमी माशी इस्तेहकाम। वो किसी मुल्क की माशी तरक्की के हवाले से उसका मैंडेट नहीं है। ये हमें खास तौर पे समझ लेना चाहिए। हाँ। 24 प्रोग्राम करने के बाद पाकिस्तान की माशी तरक्की नहीं हुई IMF के प्रोग्राम के नतीजे में, तो ये जिम्मेदारी जो है ये IMF की बनती ही नहीं है। ये बनती है हमारी अपनी सियासी क़यादत की, ये बनती है हमारी अपनी माशी क़यादत। तो इस्तेहकाम और माशी तरक्की दोनों में एक तफरीक खास है। इस्तेहकाम हमें जरूर देता है IMF का प्रोग्राम, लेकिन किसी किस्म का वादा नहीं है, किसी किस्म की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि माशी तरक्की भी इस प्रोग्राम के नतीजे में आएगी। फारूक साहब, इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए हमने बजट में एक टैक्सेस का अंबार देखा,
और भी रिफॉर्म्स देखी जिसके नतीजे में बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, सैलरीड क्लास दब गई, ज़रूरी इनकम टैक्स हो गया, और चीज़ों पर टैक्स हमने देखा। ये फॉर 3 years ये एनएफ हो गया, या हर किस्त पर दोबारा टैक्सेशन और दोबारा नई शराइत सामने आती जाएंगी? क्योंकि हमने देखा है कि जब किस्त लेनी हो तो तब एक नया डू मोर का मुतालबा आ जाता है। तो ये 6 किस्तें लेनी है हमने 37 महीने में, तो 6 मिनी बजट्स की बात कर रही हैं मैं और आपके हर 6 महीने बाद, या एक दफ़ा हमने उनसे 3 साल में हमने जो कुछ करना था वो एग्री हो गया है, अब 3 साल यही रहेगा, सस्टेन कर लेंगे हम? मुजम्मिल साहब, 2 हक़ाइक़ सामने रखी। देखिए, हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें कोई जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। 1950 में हम आईएमएफ का मेंबर बने, 74 साल से यही कहानी चल रही है, और जो हुकूमत इस वक्त है उसको आए हुए दिन हुए हैं 131। तो सारा मलबा उन 131 दिनों में डाल देना, और जो हमने गलत माशी पॉलिसीज के नतीजे में हासिल किया पिछले 74 सालों में, वो 131 दिन की हुकूमत के ऊपर नहीं डाला जा सकता। अब मुझे बताइए कि आईएमएफ कहती क्या है? आईएमएफ ये कहती है, उन्होंने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपने नोट के अंदर, कि टैक्सेशन शुड बी सिंपलर एंड फेयरर, जिसका मतलब है कि टैक्सेशन सादा होनी चाहिए और टैक्सेशन मुनसिफाना होनी चाहिए। इसमें क्या खराबी? अगर आईएमएफ ये कहे या ना कहे, क्या हमारी टैक्सेशन मुनसिफाना नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी टैक्सेशन सादा नहीं होनी चाहिए? अब आप सोचिए कि एग्रीकल्चर टैक्स जो है, वो एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है वो 22% कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी की, यानी कि तकरीबन 80-82 ट्रिलियन रुपीस की उसकी प्रोडक्शन है, और वो टैक्स देता है 13 अरब रुपए। उसका टैक्स बनता है 3000 अरब रुपए, और वो देता कितना है? 13 अरब रुपए। सारा का सारा बोझ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डाल दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 20% है जीडीपी का, और वो टैक्स देता है 60%। तो ये मुनसिफाना टैक्स नहीं। आईएमएफ कहे या ना कहे, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर उतना टैक्स लगना चाहिए जितनी उसकी जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है। अब आप सोचिए कि फारूक साहब, मेरे ऊपर 35% है तनख्वाहदार, तनख्वाह पे 35% टैक्स हो गया है, बल्कि कुछ हमारे दोस्तों की तनख्वाहों पे 45% टैक्स हो गया है। 20% तो एवरेज टैक्स हो गया है। तो वो तो ना इंडस्ट्री दे रही है ना ज़राअत दे रही है। मैं तो अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि मेरा इतना रह जाएगा 3 साल, या मुझ पे और चढ़ाई होगी? अभी भी इशारे मिल रहे हैं इस तरफ। देखिए मुजम्मिल साहब, बुरी खबर और तनकीद करने वाली खबर बड़ी बिकती है। आप लोग बेचते हैं, मीडिया भी उसको बेचता है। देखिए, 131 दिन के अंदर ये फैसला कर देना कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में जा रहे हैं, उससे कितने अरब डॉलर का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा? पहले आप सोच लीजिए कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी और डिले हुआ था, तो लगभग 8 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था, कि जब हुकूमत ये सोच नहीं पा रही थी, ये फैसला नहीं कर पा रही। उसके बाद ये तय पा गया कि पाकिस्तान की माशी तरक्की की जिम्मेदारी आईएमएफ की नहीं है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक वजीर आजम ने होम ग्रोन इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से एक कमेटी को तश्कील दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई। 131 दिन की हुकूमत है, और पीआईए की निजकारी के ऊपर ठोस फैसला कर दिया गया है। उसके ऊपर टाइम फ्रेमवर्क दे दिया गया है कि किस वक्त तक इसकी निजकारी जो है वो हमने कर गुजरनी है। 131 दिन के अंदर इस हुकूमत ने फैसला कर दिया कि हम आईएमएफ प्रोग्राम के पास जा रहे हैं। देखिए, आईएमएफ प्रोग्राम के का हिस्सा बने बगैर मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता। तो सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द ऑप्शन? अब हमारे पास क्या ऑप्शन है अगर आईएमएफ के पास नहीं जाते? आईएमएफ की वजह से रुके हुए थे ये, अब वो डिलेज आईएमएफ की वजह से नहीं थी, क्योंकि माजी में हमने देखा कि सऊदी अरब ने कहा कि पहले आईएमएफ करा के आए। तो जो हमारा सऊदी अरब से $5 बिलियन था, या यूएई से $10 बिलियन है, वो आईएमएफ की वजह से रुका हुआ था। इस नॉट के बाद वो बात होगी। मुजम्मिल साहब, अब जो आपने सवाल किया है, असल सवाल यही बनता है, और इसी के ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए और इसी के ऊपर बहस होनी चाहिए। देखिए, अगले 3 सालों में पाकिस्तान ने जो अदायगियां करनी है डॉलर कीमत में,
वो लगभग 60 अरब डॉलर की है, जिसमें से 50 अरब डॉलर जिसको हम कहते हैं इन प्लेस है, इन द पाइपलाइन है, या अरेंज फॉर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 9 बिलियन डॉलर ऐसा है जो शॉर्टफॉल है, जो भी अरेंज फॉर नहीं है। जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो जो 50 अरब डॉलर इन पाइपलाइन है, अरेंज फॉर है, वो भी मिलता है, और जो 9 बिलियन डॉलर अभी शॉर्टफॉल है उसकी तरफ भी पाकिस्तान को आप समझिए कि कदम उठाने का मौका मिलता है। तो 60 अरब डॉलर की पेमेंट है। आईएमएफ के बगैर ना तो 50 अरब डॉलर मिलता है जो इन पाइपलाइन है, और ना 9 अरब डॉलर का जो शॉर्टफॉल है वो पूरा हो पाता है। तो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाए बगैर तो कुछ मामला बनता नहीं। अब आपने कहा बिजली का बोझ पड़ता है, गैस का टैरिफ बढ़ता है। देखिए, आपका मीडिया, हमारा पाकिस्तान का मीडिया ये जरूर कहता है कि आईएमएफ की वजह से बिजली का रेट बढ़ाना पड़ा। आईएमएफ ये कहता है कि आप बिजली के शोबे में 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आपने टैरिफ बढ़ाना है, टैरिफ बढ़ाएं, चोरी खत्म करनी है, चोरी खत्म करें, वो नुकसान नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई में 40% बिजली चोरी हो रही है। विफाक उनको 16,000 यूनिट बेचती है और उसमें से 6,000 चोरी हो जाते हैं। जिम्मेदारी किसकी? विफाकी हुकूमत की। चोरी कहाँ हो रही है? पेशावर में और सखर में 35% चोरी हो रही है। अमूमन इल्जाम दिया जाता है कि सनतकार पाकिस्तान के चोरी करते हैं। मुझे ये बताइए कि गुजरांवाले में सनतें हैं, फैसलाबाद में सनतें हैं, लाहौर में सनत लगी हुई है। उन शहरों की और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनकी सिंगल डिजिट में आती है चोरी, किसी की 6% में, किसी की 7% में, किसी की 8% में। तो ये तो अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो पंजाब का कोई शहर जो है वो 8-9% चोरी से ऊपर नहीं जा रहा। पेशावर 40% पे क्यों है? सखर 35% पे क्यों है? ये क्या आईएमएफ ने हमें कहा है कि हम इन चोरी की इजाजत दें? अच्छा, मैंने तो सऊदी अरब और यूएई का पूछा है कि उनके पैसे मिल जाएंगे, वो रुके हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आ रहे थे, सब कह रहे थे आईएमएफ की वजह से रुके हुए हैं। आपको वो सरमायाकारी कहाँ नजर आती है? देखिए, 50 अरब डॉलर जो इन प्लेस का जिसका मैंने जिक्र किया, जो 60 अरब की पेमेंट है, उसमें से 50 अरब डॉलर की जो रीपेमेंट है वो सऊदी अरेबिया और ये बाकी ममालिक की उसमें शामिल है। और पहले भी जैसे आपने खुद फरमाया कि पहले हम देख चुके हैं कि जब तक हमें आईएमएफ के प्रोग्राम का ठप्पा नहीं लगता तो ना तो चीन कोई पैसे देने के लिए या रोल ओवर करने के लिए तैयार होता है, ना सऊदी अरेबिया और ना यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो आईएमएफ का हिस्सा आप बन गए हैं, बनने वाले हैं, या उसकी सिर्फ कंडीशन रह गई है कि अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसकी अप्रूवल देनी है। तो फिर ये इन प्लेस वाला मामला भी और 9 अरब डॉलर का जो शॉर्टफॉल है उसकी तरफ हुकूमत या हमारी जो वजारत खजाना है वो बढ़ने लगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ हो और बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया हो। स्टाफ लेवल मुआहदा तभी होता है जब बोर्ड ने अप्रूवल देनी हो। जी, नॉर्मली टाइम पीरियड उसके अंदर जरूर जो है वो लग जाता है। लेकिन एक और तफरीक जो है, जो मैंने ज़ाती तौर पे जिसका तजुर्बा किया है या एक्सपीरियंस किया है, जो स्टाफ लेवल यहाँ पे आता है, जो स्टाफ मिशन यहाँ पे आता है, दे गो बाय द बुक। जो कुछ किताब में लिखा है, क्या मांगना है, क्या इस्लाहात लानी है। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मामला है वहाँ एक सियासी एलिमेंट भी घुस आता है। और बोर्ड के अंदर आपको पता है कि अमेरिका के कोई 9 लाख से ज़्यादा वोट हैं, और जब एक अमेरिकी हाथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का वहाँ पे खड़ा होता है तो आप सोचिए उसके साथ 8 से 9 लाख वोट खड़े होते हैं। तो पहला लेवल जो स्टाफ लेवल का मिशन है वो प्योरली टेक्निकल है, वो पाकिस्तान ने अबूर कर लिया है। एग्जीक्यूटिव लेवल पे एक सियासी एलिमेंट जो है वो सारे फैसला साजी का जो प्रोसेस है उसके अंदर जरूर दाखिल हो जाता है। तो फिर जो अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद है, ये सब कुछ अमेरिका का वोट 9 लाख वोट रोक नहीं देगा? देखिए, अमेरिकी कांग्रेस जो है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी नहीं बनाती। अमेरिकी कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन है उसकी कोई लीगल बाइंडिंग जो है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी के ऊपर नहीं होती। अमेरिका की खारजा पॉलिसी बनती है व्हाइट हाउस के अंदर, और उसके अंदर बेतहाशा इनपुट होता है अमेरिका के पेंटागन के डिपार्टमेंट का। तो ये रेजोल्यूशंस आप पास होने दें, उनका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं है, लीगल इफेक्ट नहीं है।
खारजा पॉलिसी बनानी है व्हाइट हाउस ने और पेंटागन। अच्छा, एक लोग महंगाई से बहुत तंग हैं और एक अमूमी राय है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा तासुर दिया है कि इस IMF मुआहदे की वजह से उन्हें बहुत सारे टैक्सेस लगाने पड़े हैं, जिसकी वजह से महंगाई हुई है और बिजली करनी पड़ी है, तो ये सब IMF की वजह से हमने किया है। मैं सिर्फ आपसे पिछले 12-14 मिनट से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो महंगाई हमने कर ली है, जो टैक्स हमने लगा लिए हैं, आर दे एनफ या हर 6 माह बाद नए टैक्सेस और नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी? दो चीजें मुजम्मिल साहब, पहली बात तो ये है कि आप मई 2023 का अगर महीना याद करें तो 24 करोड़ पाकिस्तानी एक आग के दरिया से गुजरे। वहां पे खुराक की कीमतें 40% सालाना की बुनियाद पे बढ़ रही थी। अब हम बैठे हैं जुलाई 2024 में और महंगाई की शरह जो है वो आ गई है 12% पे। हम उस आग के दरिया से दूर निकल आए हैं, आग के दरिया से गुजर के निकले हैं। 40% से जो शरह महंगाई की थी वो 12% पे आ गई है। लेकिन हम अभी भी ये कह रहे हैं कि जी महंगाई कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी। देखिए महंगाई 40 से 12 पे आ गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई का घोड़ा जो मई 2023 में 40 की रफ्तार से भाग रहा था, अब वो 12 की रफ्तार से भाग रहा है। तो खुदा है, ये एक अच्छी खबर तो आप सामने रख लीजिए। अच्छा, बिजली, फारूक सलीम आप साहब, शायद इसमें मुझे बिजली ये के ऐड बिल करने इसमें दीजिए। शामिल नहीं कर रहे। बिजली एग्जैक्टली हैं? पेट्रोल सस्ता कर देना, बिजली महंगी कर देना, फिर बिजली को सस्ता करके पेट्रोल महंगा कर देना, इसको अगर आप रिलीफ कह रहे हैं आवाम के लिए तो ये रिलीफ नहीं है। लोग देखिए- परेशान हैं, मईशत खराब हो रही है, आने वाले टाइम में मजीद टैक्सेस भी लगाए जाएंगे, ये हमारे वजीर खजाना साहब भी कह रहे हैं। अंडे सस्ते कर देना, मुर्गी सस्ती करके बिजली महंगी कर देना, या गैस महंगी कर देना जिस पर उस अंडे ने पकना है या जिस पे खाना पकना है सब, तो जरा वो भी तो इवेल्युएट करें ना 40 की स्पीड पे। अच्छा, अब जरा ये सोचिए कि जो हमने 18वीं तरमीम पास कर दी, जिसके नतीजे में सारा का सारा बोझ और जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की और सारा का सारा इख्तियार जो है वो सूबाई हुकूमतों का। अब ये IMF के नोट में लिखा गया है कि खुदाया एक बैलेंस पैदा करें। देखिए इस वक्त कोई 17,000 अरब की आमदन आएगी विफाकी हुकूमत की। 17,000 आप लिख लीजिए कागज के ऊपर। उसमें से 7,000 अरब सूबों को बांट दिया जाएगा और 10,000 अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस कर दिया गया। मुजम्मिल साहब, बाकी कितना बचा? 7 6 13 और बाकी बच गया 4। बाकी बचा 0। 17 में से 7 आपने सूबों को दे दिया, 10 आपने सूद में दे दिया, बाकी बचा 0। तो अपने विफाकी हुकूमत के ऊपर 100% जिम्मेदारी, पैसा सारा सूबों के पास, चोरी सारी सूबों के अंदर। देखिए जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसमें जो चोरी की शरह है या लॉ जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो तो 5-6% है। पेशावर में 40 क्यों है? जब तक आप चोरी खत्म नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक बिजली का टैरिफ नीचे नहीं आ सकता। जिम्मेदारी आपने डाल दी विफाकी हुकूमत के ऊपर और इख्तियारात सारे दे दिए सूबाई हुकूमतों को। ठीक, कि IMF अगर ये कहे या ना कहे, इन दोनों के बीच में बैलेंस लाना जरूरी हो। ठीक है फारूक सलीम साहब, IMF के इस मुआहदे में कुछ शराइत IMF की तरफ से भी हैं जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी कनेक्ट किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें हुकूमत फ्रंट फुट पर नहीं है या नहीं चाहती? जिस तरह आप पेशावर को बार बार जिक्र कर रहे हैं पेशावर का कि वहाँ पर बिजली चोरी है और हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से उनके अंदर एक महाजराई है सूबे में, विफाक में, और कोई किसी सूरत अपने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को फ्रंट फुट पर आना चाहिए? देखिए रियासत के 3 सतून, इंतजामिया, एग्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं, पार्लियामान और अदलिया। अगर आप गौर से फोकस करके देखें इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो फारूक साहब एक और भी है जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, इदारों की महाजराई। पाकिस्तान में तो ये हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट भी तो एक सतून है ना, हम उसका जिक्र नहीं करते। चलिए चौथा उसको भी डाल दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि 3 बड़े सतून जो कानून में लिखे हैं उसमें इस वक्त पार्लियामान और अदलिया, उनका मुकम्मल फोकस सियासत के ऊपर है। इस वक्त सिर्फ एग्जीक्यूटिव या इंतजामिया या वजीर आजम एक ऐसा दफ्तर बनता है जो फोकस करने की कोशिश कर रहा है मईशत के ऊपर। अगर पार्लियामान भी फोकस है सियासत के ऊपर, अदलिया का काम भी फोकस है सियासत के ऊपर, तो फिर आपके पास इस्तेहकाम कैसे आए?
आपके पास सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, फिर आप माशी इस्तेकाम की तरफ क्यों जाएंगे? फिर आप IMF को ब्लेम कैसे कर देंगे? देखिए, IMF हमारी हुकूमतों के लिए एक क्लासिक कुर्बानी का बकरा है, और गौर कीजिए ये काला तरीन कुर्बानी का बकरा है, और हम बड़ा पसंद करते हैं कि काले बकरे को कुर्बान करना है। IMF हो या ना हो, हमें अपने बजट का खसारा खत्म करना है। IMF हो या ना हो, हमें अपनी बिजली के शोबे में 500 अरब का खसारा जो है उसको इवेंचुअली खत्म करना है। IMF हो या ना हो, हमें 300-400 अरब का जो गैस के सेक्टर में खसारा है उसको खत्म करना है। IMF हो या ना हो, हमें अपने इदारे जो 1000 अरब तक का, जिसको हम स्टेट ओन एंटरप्राइज कहते हैं, वो नुकसान करते हैं, उनकी निजकारी जरूरी है। ये IMF हो या ना हो, ये हमारे अपने मुफाद में। ठीक है, तो फिर आप हमें ये कह रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद आगे अच्छी खबरें आएंगी, आपको पॉलिटिकली, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आती है इस मुआहदे के बाद? जमीन साहब, मैंने कहा कि आपकी रियासत के 2 इदारे इस वक्त जो हैं वो सियासत पे फोकस्ड हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। पर हुकूमत तो इकोनॉमी का काम कर रही है ना, हुकूमत का काम है इकोनॉमी को ठीक करना, हुकूमत काम कर रही है। तो नहीं रोका उससे? आपका मतलब है कि पार्लियामान का और अदलिया का काम ये नहीं? बेसिक तो हुकूमत का है ना जी, हुकूमत ने रिफॉर्म्स करनी है। जिन्होंने अदलिया ने कहा रोका है रिफॉर्म्स करने से, इकोनॉमिक रिफॉर्म से अदलिया ने कहा रोका है? आप मुझे बताएं कि जो मैं कहता हूं होम ग्रोन इकोनॉमिक पॉलिसी, आज तक IMF की तारीख में उसने किसी मुल्क की माशी तरक्की नहीं की। इस्तेहकाम देता है, माशी तरक्की करना उस मुल्क के सियासी और माशी क़यादत का अपना रोल। मुझे बताइए कि 23 वज़ीर आज़म आए हैं। इस वज़ीर आज़म से पहले आपने किसी वज़ीर आज़म के दौरान ये सुना कि होम ग्रोन पॉलिसी बननी चाहिए, या उसके ऊपर कोई कदम उठता आपको नजर आया हो कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो होम ग्रोन पॉलिसीज बनाए, ये सोचते हुए कि IMF के नतीजे में या IMF के प्रोग्राम के नतीजे में आपको माशी तरक्की नहीं मिलने वाली? अच्छा ठीक है फारूक सलीम साहब, पहले किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं सोचा, तो अब क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि ये हुकूमत, ये पार्टी, ये जमातें इलेक्शन से पहले और इक़्तिदार में आने से पहले जो बड़े दावे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि तमाम मईशत के जो मसाइल हैं उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के पास है, वो इक़्तिदार में आएंगे तो हालात बदल जाएंगे, मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं ऐसा कि हर गुजरते दिन के साथ मईशत ठीक होने की बजाय मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है और किसी के पास उसका हल नहीं है। देखिए, 131 दिन का मैंने जिक्र इसलिए किया। अब आप ज़रा सोचिए कि आपने जो जुमलात इस्तेमाल किए हैं, आपका कहना ये है कि पिछले 74 सालों से जब से हम IMF के मेंबर हैं, उसके नतीजे में जो गलत पॉलिसीज बनी हैं उनकी तरफ उनका हल जो है ये पिछले 131 दिन में क्यों नहीं निकला? PDM की भी गवर्नमेंट उन्हीं के पास थी, उसके बाद भी तसलसल अगर देखें इंटरिम गवर्नमेंट का जो था, हम इस तरह नहीं कह सकते कि इनके हाथ में नहीं था। अगर कोशिश की जाती, अगर चाहते तो हो सकता था बहुत कुछ ठीक। पिछली हुकूमतों पे तो इसको ब्लेम करके हम छोड़ नहीं सकते ना, ब्लेम गेम तो चलती रहेगी। 31 दिन में आपको सिमत नजर आनी चाहिए। 131 दिन में अगर आपका ख्याल है कि नताइज सामने आ जाने चाहिए, वो नहीं हो सकता। वो तो मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं। आपको सिमत नजर आनी चाहिए। मुझे बताइए कि निजकारी के हवाले से पिछले 50 साल गिन लीजिए, PIA ने कोई 830 अरब का नुकसान किया। जो पिछले 22-23 सालों में 16 वज़ीर आज़म आए, हर वज़ीर आज़म के टेन्योर में कोई 60 से 65 अरब एवरेज नुकसान करती है PIA। लेकिन किसी की तरफ से आपने ये तवज्जो देखी होती कि हमने तेजी से जाना है और PIA की निजकारी करनी है? क्या ये सिमत आपको नजर आ रही है? क्या आपको हवाले से एक सिमत नजर आ रही है कि भैया खुदा? ठीक है फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात मखसूस नशिस्तों के केस के बाद जो इस टाइम हुकूमती इत्तेहाद का रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ रहा है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि जो साइल था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे दहलीज पर फैसला पहुंचाकर होम डिलीवरी की है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। PTI अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में डिक्लेरेशन जमा कराए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं। इन बयानात हल्फी की मौजूदगी में
जब उन्होंने हल्फ पे बयान दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह कह सकती है कि पीटीआई के साथ? मतलब साहब सियालकोट में मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, और कह रहे हैं कि जी किसी भी सूरत इस फैसले को हम कबूल नहीं कर सकते। हो सकता है कि पीर वाले दिन पार्लियामेंट अब फैसला करेगी कि इस फैसले को कबूल करना है या नहीं करना। चैलेंज भी करा सकते हैं। पार्लियामेंट से करारदाद आ सकती है फैसले के खिलाफ, लेकिन उस करारदाद के नतीजे में ये फैसला ख़त्म नहीं हो सकता। फैसला तो मौजूद रहेगा और फैसले पे अमल भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर देखें, जब अदालती फैसला आ जाता है तो फिर उस पर फैसले पर तनकीद हो सकती है, बेशक उसकी हिमायत भी हो सकती है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव बात हो सकती है। लिहाजा मैं ये तो मानता हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास इस फैसले पर तनकीद करने का आईनी कानूनी हक मौजूद है जी, क्योंकि फैसला आ गया है, मामला अब सब जुडिस नहीं है। और हुक्मरान इत्तेहाद जो इस फैसले में नकाइस दिखा रहा है वो अवाम की अदालत में सामने है, लोग खुद कमेंट कर लेंगे। मतलब पनामा से अकामा के बाद वो कह रहे हैं कि मांगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने थी, दे पीटीआई को दी गई। ये लीगल नुक्ता उठा रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई भी ये कह रही है कि फिर बल्ले का निशान छीनना मकसूद था ना, पार्टी का निशान क्यों छीन लिया? ये भी एक तशरीह। पल्ला पार्टी का ही निशान है ना, पल्ला कोई इमरान खान का निशान है, पीटीआई का निशान है ना। तो पीटीआई का नाम देखें, इंतखाबी निशान छीनना मकसद था या पार्टी का नाम? नहीं, देखें ये पीटीआई का इंटरनल फैसला था कि वो निशान के बगैर भी खुद को पीटीआई ही रखते हैं। अदालत के फैसले अदालत ने देखें, जो इलेक्शन कमीशन, मैंने कल भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जहां सियासी जमातों की लिस्ट है वहां पीटीआई मौजूद है। ठीक है ना। पीटीआई कहती कि हम बगैर निशान के भी हम रहेंगे पीटीआई। उन्होंने खुद चूज किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना, पहले नजरियाती में जाना, वो तो उनकी अपनी एफर्ट्स हैं। उसका तो अदालत या इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद ने फ्रंट फुट पर आकर इस फैसले को चैलेंज किया है पॉलिटिकली, ठीक, और वो उसको रोज पब्लिक में चैलेंज कर रहे हैं और उसके खिलाफ राय हमवार कर रहे हैं। आज वो उस्मा बुखारी ने भी इस पर, वो भी बड़ी उन्होंने सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ उन्होंने शहबाज गिल की मेरे ख्याल से ट्वीट है जो उन्होंने वो पोस्ट किया, उस हवाले से वो ये कह रही हैं कि एक जज साहब हैं और एक एक्टर हैं, वो इस तरह से अदालत से बाहर आते हैं और क्या हो रहा है पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर तबसरा। शहबाज गिल अल मारूफ जो जिनको भगाया भी गया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिला था मेरे ख्याल है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण का शायद उन्होंने नहीं भिजवाया था, तमाम तर जो है वो कानूनी तकाजे बाला ताक रख के, उन मौसूफ ने कल जो है वो बाकायदा एक जज साहब का सर, मैंने नहीं, शहबाज गिल ने आपके नाम के साथ ट्वीट की, जिसके अंदर एक एक्टर है जो बाहर आ रहा है और वो नाच रहा है, और उसने ट्वीट किया कि उसने कहा इतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट से बाहर आते हुए, और वो नाच रहा है वो बंदा। अब इसका मैं क्या मतलब लूं? काश हम चलवा सकते वो वीडियो लोग इंडियन फिल्म के क्लिप है कि जज साहब अदालत से बाहर निकलते हुए डांस कर रहे हैं, तो लोग उनको हैरानगी से देख रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला देने के बाद अतर मिनल्ला अदालत से डांस करते हुए बाहर आते हैं। तो अब कंटेम्प्ट अतर मिनल्ला ने की है या उस्मा बुखारी ने ये कहकर की है, हाईलाइट कर दिया करके की है, या उन्होंने वो जज साहब के साथ वो डांस वाला क्लिप जोड़ के कंटेम्प्ट किया है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जज की तरफ जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ इशारा है उनका? देखिए अब क्यों खाली अतर मिनल्ला की तरह, 8 जजों का फैसला है, वो अतर मिनल्ला को डांस करते हुए क्यों शहबाज गिल साहब कह रहे हैं? देखिए ना, पीटीआई अतर मिनल्ला को हीरो क्यों कह रही है? भून के हवाले से भी उनका एक है ना, वो क्या कह रही हैं उस पर भी मेरे ख्याल से हम पहले उस्मा बुखारी का शॉट सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। इन्हीं की मोहब्बत ही थी कि अपने आप को पूर्ण कहा गया। मतलब कमाल बात है, किसी का अपने मुंह से अपने आप को इतने बड़े मनसब पे बैठ के पूर्ण कहना मेरी तो समझ से बाहर है। और फिर वो ये भी आपको पता है कि भिड़ कहते हैं उन्होंने, तो खैर जो भी कहा, हम उसको भिड़ कहते हैं आम अल्फाज में। वो भिड़ जब काटती है तो फिर क्या होता है? शायद मुल्क के साथ भी ऐसा ही हुआ है कल। और वो भिड़ जब काटी है पाकिस्तान के आइन और कानून को, और जब वो भिड़ काटी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को, तो उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो कुछ सवालात। मतलब साहब भिड़ तो इसका मतलब इदारों से भिड़ गया नहीं, उस्मा बुखारी साहब के डायरेक्ट तीर इस निशाने पर जाके। पहले वजीर आजम ने कहा अदलिया में काली भेड़ें हैं उस पर अतर मिनल्ला ने केस के दौरान कहा कि हम भेड़े नहीं है, हम काले भूंड हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जजेस को सियासी डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उनका काम नहीं है पॉलिटिकल डायलॉग को रिस्पॉन्ड करना। मतलब आप बात समझिए, प्राइम मिनिस्टर ने अगर बात कंटेम्प्ट की थी तो आप कंटेम्प्ट का नोटिस दे देते, पर आप जवाबुल जवाब एक जज के शान निशान नहीं है, उसके मनसब के शान निशान नहीं है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल जवाबुल जवाब का हिस्सा बने। मैं समझता हूँ ये अतर मिनल्ला साहब की गलती थी।
अच्छा। 2 गलतियां उनकी आई हैं। एक, जब उन्होंने फैसल वाडा को प्रॉक्सी कहा, जज के शया निशान नहीं था, उनको नहीं कहना चाहिए था, यहाँ साबित करना चाहिए प्रॉक्सी है। सेम इज द केस उनका, अगर वो प्राइम मिनिस्टर की बात को रिस्पॉन्ड करना चाहते थे तो वो ये तरीका नहीं था। वो सियासतदान नहीं है कि जवाब दें, वो जज हैं। उन्होंने जब कहा मैं काला भूंडूं तो फिर अब सारी कौम उनको काला भूंडेगी। फिर वो कैसे कहेंगे मैं काला भूंड नहीं हूँ? फिर वो कहते हैं भूंड ने काटा है तो जख्म हो गया कौम को। मतलब अब उनके फैसले जो हैं वो भूंड के काटने पर मुतरादिफ हो गए। आप समझिए ना, ये डायल इसीलिए कहा जाता है। ये जजिस को रिमार्क्स देने में भी एहतियात करनी चाहिए, फैसले देने में भी एहतियात करनी चाहिए। जब आप पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बनेंगे तो फिर आप सियासत का हिस्सा बन गए। अब अतर मनीला साहब के बारे में पीटीआई वाले ये ट्वीट कर रहे हैं कि वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है कि वो भूंड है और उनके काटने से जख्म हो गया है। तो उनको इस पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बनने की जरूरत क्या थी? उनके शयान शान ही नहीं है और उन्होंने गलती की है इसका डायलॉग का हिस्सा बन के। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जजेस को अपने कोड ऑफ कंडक्ट पर रिव्यू करना चाहिए कि वो अदालतों में बैठकर जब सियासी बयान देंगे तो फिर वो पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बनेंगे। वो किस किस को कंटेम्प्ट में सजा दे देंगे? बेगमात पर भी इल्जाम लगा रही है अज़मा बुखारी, कह रही है कि आइन हार गया, बेगमात जीत गई। अब वो कहते हैं इन सबकी फैमिलीज पीटीआई वाली है ना, वो कहते हैं इनके घर वाले सारे पीटीआई। देखिए ना, ये भी कहाँ गलती हुई? गलती वहाँ हुई जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो जजेस की फैमिली कोर्ट रूम्स में क्यों बैठी थी? उनका नहीं काम था आकर कोर्ट रूम में उस दिन फैसला सुनने का। जिन जजेस ने अपनी फैमिलीज को उस दिन कोर्ट रूम में बिठाया, उन्होंने आज अदलिया की सारी फैमिलीज को मुतनाज़ बना दिया। जजेस एक जुडिशियल फैसला दे रहे हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म को अहल करें नाअहल करें, उनकी फैमिलियां आके गैलरी में बैठ के अदालत में फैसले पे विक्ट्री का निशान क्यों बना रही थी? फिर आज वो कहेंगे आप अपनी बेगमात के दबाव में फैसले करते हैं क्योंकि आपकी बेगमात फैसले के वक्त अदालतों में मौजूद होकर जीत का जश्न मनाती हैं। तो फिर क्यों ना कहा जाए? फिर एक सियासी जमात को ये गिला मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जुडिशरी ने अपने आप को एक पोलिटिकल प्लेयर बना लिया है, जो गलत है। पाकिस्तान की अदलिया को ने सबको इंसाफ देना है, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल प्लेयर समझेगा कि वो उनके साथ ठीक नहीं है, जैसे कि उमर ताब बंदियाल साहब के दौर में भी हम ख्याल बेंच, तो वो उसकी वजह से सारा तनाज़ा पैदा हो गया। आज भी वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर की लड़ाई, पनामा से इकामा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से तहरीक इंसाफ, होम डिलीवरी, लिहाजा एक जो हमें इसका एक जो इफ़ेक्ट है पॉलिटिकल एरिना में वो नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है ये सियासी महाजराई आगे बहुत बढ़ेगी। अच्छा। पीर को कौमी असम्बली में भी बढ़ेगी और आगे और भी मुझे बढ़ती नज़र आ रही है, ये कम नहीं होगी। अच्छा, मतलब संगीनी है इस मामले की और किसी सूरत जो है ये मामला ठंडा होता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।